मैडम जी, चोपड़ा साहब का बंगला आ गया। आपको यहीं पर उतरना है ना? ड्राइवर ने कहा तो जूही सोच की दुनिया से बाहर आ गई और निकलकर देखा आदित्य का बंगला सामने है। बंगला सिर ऊंचा करके सीना तान के एक बड़े बिजनेसमैन की गरिमा को, उसके अभिजात्य को प्रदर्शित कर रहा है। जूही पहले कभी इस बंगले के सामने भी नहीं आई। बहुत खूबसूरत है और बिल्कुल मॉडर्न आर्किटेक्चर है। बंगला चोपड़ा एंड सन्स कंपनी का शानो शौकत बता रहा है। खूबसूरत नक्काशी की हुई है दीवारें सटे हुए लाइनों से अशोक और देवदार के पेड़ लगे हुए हैं जो कि खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं। खूबसूरत डिजाइन किया हुआ स्टील का बड़ा गेट है। बंगला देखकर जूही का मन सोचने लगा। पहले कभी देखने का मौका तो नहीं मिला, अब देखना चाहती थी, अब देखना नहीं चाहती, फिर भी समय न जाने क्या चाहता है, खींचकर यहाँ लेकर आया है। तुम पहुँच गई जूही। आवाज़ सुनकर जूही ने नज़र उठाकर देखा तो आदित्य सामने से चला आ रहा है। जूही ने देखा आदित्य के चेहरे पर उदासी छाई हुई है। स्वाभाविक है, जब बेटा इतना बीमार है तो एक पिता का उदास होना लाजमी है। आदित्य बहुत उखड़ा थका सा दिख रहा है। देखकर जूही के दिल में कसक सी उठी, परंतु उसने आदित्य को समझने नहीं दिया। निर्भय के बारे में सोचकर ही उसे बहुत बुरा लग रहा है। जितनी जल्दी हो सके उससे जाकर मिलना है, सोचकर उसने आदित्य से कहा, अब और देर नहीं करनी चाहिए, मुझे जल्दी से ले चलो निर्भय के पास, मन बहुत बेचैन सा हो रहा है। आ जाओ, तुम गाड़ी में बैठो, 15-20 मिनट लगेंगे पहुंचने में। आदित्य गाड़ी में बैठा, फर्राटे से गाड़ी चला दी। आज वो बिल्कुल खामोश है, खामोशी से गाड़ी चला रहा। उसने जूही को एक बार भी नहीं देखा। मन ही मन सोचे जा रहा है, गाड़ी चलाई जा रहा है। आज जूही ने ही खामोशी तोड़ी। इतना मत सोचो आदित्य, सब ठीक हो जाएगा। अच्छे डॉक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं ना, फिर पहले से तबीयत सुधरी भी है। कुछ नहीं होगा निर्भय को। नहीं, कुछ नहीं सोच रहा हूँ। ब्रेन फीवर के बारे में सोचकर मन घबरा जाता है, बस और कुछ नहीं। फीवर कंट्रोल में है ना, फिर क्यों सोच रहे हो? अभी मैं जाकर मिलूंगी तो देखना, निर्भय बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। ईश्वर करे ऐसा ही हो, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फ़ोन किया। माफ़ करना, मैंने तुम्हें तकलीफ़ दी। वादा किया था तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं देंगे, मगर मजबूर हो गया। मैंने तुमसे कुछ कहा क्या? अब ये सब बातें करने का वक्त नहीं। आदित्य, हौसला रखो मन में, कोई गिल्टी पालने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। निर्भय से मिले बिना मैं कैसे रह सकती हूँ? ये तो बहुत ही इनह्यूमैनिटी हो जाएगी। निर्भय जैसे प्यारे बच्चे के लिए इतना तो करना मेरी ड्यूटी बनता है। वैसे भी ही इज माई बिग फैन, फैन के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। इतनी देर के बाद आदित्य हो करके हंस पड़ा। रियली ही इज योर बिग फैन? ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता जिस दिन 10 बार तुम्हारा नाम न लेता हो। पता नहीं क्या जादू कर दिया तुमने उस पर। तुम्हें हंसते हुए देखकर अच्छा लग रहा है आदित्य, इतना टेंशन मत किया करो। निर्भय अच्छा हो जाएगा। रहा जादू करने का सवाल, तो मैंने उस पर कोई जादू नहीं किया। बहुत प्यारा बच्चा है, उसके मन में लोगों के प्रति प्यार और सम्मान भरा हुआ है, इसीलिए तो मुझे इतना प्यार करता है, सम्मान करता है। सचमुच तुम बहुत लकी हो, तुम्हें इतना प्यारा बच्चा मिला है। जीने के लिए और क्या चाहिए? सच कहा जूही तुमने। प्यार के बिना जीवन एक सूखा हुआ रेगिस्तान है, एक उजड़ा हुआ बियाबान है। प्यार ही तो जीवन का मूल आधार है, उसके बिना कोई भी इंसान नहीं जी सकता। मुझ जैसे बदनसीब को निर्भय जैसा बेटा देकर ईश्वर ने समझा दिया। प्यार का कद्र करना सीखो। काश ये बातें मुझे बहुत पहले समझ में आ जाती, तो आज जो कंडीशन है ऐसी तो बिल्कुल नहीं होती। चलो देर आए सही, तुम्हें प्यार की वैल्यू तो समझ में आई। कहते हैं ना कि देर आई दुरुस्त आई। वैल्यू समझ में आई भी तो क्या हुआ? तुम तो मेरी जिंदगी में लौट कर तो नहीं आ रही, ना ही मेरी बेटी से मिलने दे रही। इस बात को तुमने बहुत बार कहा मुझसे आदित्य, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। अगर मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो तो मुझे कहाँ समझा तुमने? समझ रहा हूँ तभी तो चुप हो, वरना क्या कर लेते? वरना एक दिन जाकर चुपके से उठाकर तुम्हें अपने घर ले जाता और फिर दिल की अलमारी में कैद कर लेता, वापस कहीं जाने नहीं देता। बहुत उम्र हो गई है आदित्य, अब तो दीवानापन छोड़ो। कुछ सालों में बेटा भी जवान हो जाएगा, तब भी ऐसी दीवानगी रहेगी तो बेटा हंसेगा तुम पर। उम्र हो गई तो क्या, प्यार तो जवां है। प्यार कभी बूढ़ा नहीं होता। लगता है पीकर आए हो, बहुत खुमारी छाई हुई है। कैसी बातें कर रही हो? बेटा हॉस्पिटल में और मैं बैठकर पीऊं, ऐसा पिता नहीं हूँ मैं। इतना बुरा इंसान भी नहीं हूँ। वैसे भी आजकल मैंने पीना छोड़ दिया। निर्भय बड़ा हो रहा है इसीलिए खुद पर कंट्रोल किया है। गुड, वेरी गुड, गुड बॉय। आदित्य फिर हो करके हंस पड़ा। अभी तो तुमने कहा उम्र हो गई है, फिर अभी कहा गुड बॉय। कौन सी बात सही है, कौन सी गलत? आदित्य, लगता है सचमुच तुम्हारी जवानी फिर लौट कर आ गई है। तुम्हें देखकर जब मैं 80 साल का भी हो जाऊंगा
तुम मेरे सामने रहोगी तो मैं 25 साल का जवान बन जाऊँगा। ये गाना तुम्हें याद है? ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर? तुम ना पहचानो तो है ये नज़रों का कसूर। आदित्य के इस रूप को देखकर जूही के मन में खलबली सी होने लगी। उसे अपना अतीत याद आने लगा। आखिर है तो जूही भी इंसान ही, अभी जवान भी है, परंतु मजबूरी इतनी है कि चाहकर भी आदित्य का हाथ थाम नहीं सकती। वो मन ही मन सोचने लगी, आदित्य बहुत बदल गया है। वही पुराना आदित्य मेरे सामने दिख रहा है। जब से उसके पिता का देहांत हुआ है तब से आदित्य जीवन को लेकर और संजीदा हो गया है। बहुत अच्छा इंसान के रूप में उभर कर सामने आया, परंतु मैं क्या करूँ? क्या हो गया जूही? तुम एकदम खामोश हो गई। मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ करना। नहीं आदित्य, अतीत की किसी बात में खो गई थी। ये गाना तो मुझे भी बहुत पसंद है। मुकेश जी ने गाया है। उनकी आवाज में जितनी कशिश है उतना ही दर्द भी है। उनका गाना मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए तो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। ऐसा लग रहा है जूही ये रास्ता कभी खत्म ना हो। तुम मेरे साथ रहो, मैं यूं ही ड्राइव करता रहूं करता रहूं। पागल हो गए हो आदित्य? हॉस्पिटल के बेड में बेचारा निर्भय पड़ा हुआ है। हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। मैं बहुत तेज गाड़ी चला रहा हूँ। अब मैं उठकर तो नहीं जा सकता। वहां पर मोम बैठी है देखभाल के लिए। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी ही देर में हम पहुंचने वाले हैं। अच्छा एक बात बताओ, जाते समय तुम मेरे साथ चल सकती हो ना? इतनी रात को मैं तुम्हें ओला में नहीं जाने दूंगा। कहीं मेरे मॉम डैड ने देख लिया तो दोनों मेरा रास्ता ही देख रहे होंगे। थोड़ी सी दूरी पर तुम्हें उतार दूंगा, वहां से पैदल चली जाना। पूछे तो कहना गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए ड्राइवर ने वहीं उतार दिया। थोड़ी सी भलाई के लिए थोड़ा सा झूठ कहना पाप नहीं है। अच्छा जाते समय सोचेंगे, अभी तो सामने हॉस्पिटल दिख रहा है। हाँ हम पहुंच गए। तुम गेट में उतर जाना, वहीं खड़ी रहना, मैं गाड़ी पार्क करके आ जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आ रहा आदित्य, मैं जाकर निर्भय से क्या बात करूंगी? तुम जाकर उसके पास बैठ जाना, वो खुश हो जाएगा। जो कुछ पूछे उसका जवाब दे देना। अपनी माँ की कमी उसे बहुत महसूस होती है। तुम में शायद अपनी माँ की छवि देखता है। यहीं पर उतर जाओ तुम, मैं आता हूँ, कहकर आदित्य गाड़ी पार्क करने चला गया। हॉस्पिटल में निर्भय जिस रूम में था पहला आदित्य पहुंचा। पीछे पीछे जूही ने भी रूम में प्रवेश किया। निर्भय जाग रहा था मगर लेटा हुआ चुपचाप कुछ सोच रहा था। जैसे ही जूही को देखा उठकर बैठने की कोशिश करने लगा। जूही ने देखा तो वो दौड़ गई, उसे सहारा देकर बिठा दिया। जूही का स्पर्श पाकर निर्भय की आंखों में आंसू छलक आए जिसे जूही ने देख लिया। तुम रो रहे हो निर्भय? क्या मेरे आने से खुश नहीं हो? प्यार से सर पर हाथ फेरते हुए जूही ने कहा। आप आई इसीलिए मैं बहुत खुश हूँ। ये तो खुशी के आंसू है। आपने मुझे इशारा देकर बिठाया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी माँ ने मुझे प्यार से छुआ। निर्भय की बात सुनकर जूही भी भावुक हो गई। उसकी आंखों की कोरे भी गीली थी। भावुकता में कह गई, मुझे ही अपनी माँ समझ लो, माँ जैसी ही तो हूँ मैं। जूही की बातें सुनकर पास में बैठी आदित्य की माँ निशा की आंखें भी आज गीली थी। जूही को देखकर वो बहुत खुश हो गई मगर उसकी बातों में उसकी आंखों में खुशी के आंसू ला दिए। निर्भय ने जूही का हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से कहा, आप मुझे बहुत पसंद है। आप मेरी माँ बनोगी? मैंने कहा ना, मैं आपकी माँ जैसी ही हूँ, माँ जैसी नहीं। आप मेरी माँ बन जाओगी तो मेरी जिंदगी में इससे खुशी की बात कुछ नहीं होगी। मुझे तो स्वर्ग ही मिल जाएगा। आप बहुत अच्छी माँ बन सकती हो और मुझे बहुत अच्छी माँ बनोगी। मुझे पूरा विश्वास है। इस बार निर्भय की बातों ने जूही को रुला दिया। दो आंसू बूंद लुढ़क कर उसके गालों पर आ गिरी। जल्दी अपने आंसू पोंछकर जूही ने जवाब दिया, मुझे अपनी माँ समझ लो, जो भी कहना है कहो। मन में जो भी प्रश्न है पूछो मुझसे, जितना बन पड़ेगा मैं उन प्रश्नों का उत्तर दूंगी। इस समय मैं बीमार हूँ तो ऐसा लगता है मेरी माँ पास में होती तो कितना अच्छा होता। माँ की कमी बहुत महसूस होती है। तुम्हारे पास तुम्हारे डैड और दादी भी तो है, दोनों तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, फिर ऐसा क्यों कह रहे हो? माँ तो माँ होती है, माँ का प्यार कोई कर सकता है क्या? बिस्तर पे लेटे लेटे बस माँ की याद आती रहती है तो मैं क्या करूँ? मुस्कुराते हुए कितने अच्छे लगते हो। चेहरे पर उदासी अच्छी नहीं लगती बिल्कुल भी। तुम्हें उदास देखकर दादी डैड दोनों उदास हो जाते हैं और मैं भी उदास हो जाती हूँ। मुझसे प्रॉमिस करो अब तुम उदास नहीं रहोगे और जल्दी से अच्छे हो जाओगे, फिर मोरल क्लास आओगे। हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ, मगर आपको भी एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। माँ माँ शब्द जैसे ही जूही के कानों में पड़ा थोड़ी देर के लिए जूही बिल्कुल असहज हो गई। फिर खुद को सहज करते हुए बोली, कौन सा प्रॉमिस करना पड़ेगा? आप डैड से शादी करोगी और हमारे घर में आकर रहोगी। डैड तो चाहते ही हैं, दादी भी तो यही चाहती है। मैंने उन दोनों की बातें करते हुए सुन लिया था। मेरे मन में भी यही इच्छा है। आप हमारे घर आ जाओगी तो हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा। सब जगह प्यार ही प्यार होगा। प्रॉमिस करो माँ, आप हमारे घर आओगी?
निर्भय की बातों ने जूही को दुविधा में डाल दिया। इस मासूम से क्या बोलूं, क्या जवाब दूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी मजबूरी इसे कैसे बताऊं, कैसे समझाऊं। मैं चाहकर भी अपने मन की बात नहीं मान सकती, न निर्भय की बात मान सकती हूँ। ईश्वर कैसी दुविधा में डाल दिया मुझे। अब तुम ही मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं इस मासूम का दिल कैसे दुखाऊं। निर्भय की बातों ने इस बार दादी निशा चोपड़ा और पापा आदित्य को भी भावुक बना दिया। दोनों की आंखों से आंसू छलक आए, परंतु दोनों खामोश थे। आपने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया माँ, निर्भय ने दोबारा पूछा। पहले तुम अच्छे हो जाओ, घर लौट कर आओ, फिर हम बताएंगे क्या करना है क्या नहीं करना। अभी एकदम से इतना बड़ा डिसीजन नहीं ले सकते बेटा, मेरी बात समझ रहे हो ना। आप बहुत समझदार है, मुझे पता आप मेरी बात समझ रहे हो। ठीक है, तो फिर मैं घर आऊंगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा। अभी मैं जिद नहीं करता, परंतु आप तब तक मोरल क्लास नहीं लोगे जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा। वादा करो। इस बार जूही के होठों पर मुस्कुराहट खिल उठी। उसने मुस्कुराकर कहा, पक्का वादा। आप पूरी तरह ठीक हो जाओगे, उसके बाद ही मोरल क्लास लेंगे। हम अपने निर्भय के बिना क्लास कैसे ले सकते हैं। आपके बिना क्लास मुझे भी सुनी सुनी लगती है। आप मुझसे एक वादा करो, कभी उदास नहीं होगे, दादी और डैड की बात मानोगे, ठीक से खाना खाओगे, समय से मेडिसिन लोगे। पक्का वादा। एक प्यारी सी मुस्कान बिखेर दी निर्भय ने। वेरी गुड बॉय, गेट वेल सून माय सन। रात को डिनर में क्या खाना आपको लाओ, मैं खिला देती हूँ। जूही की बात सुनकर निशा उठी और टिफिन निकालकर जूही को दिया। कहा, रात को हल्का फुल्का खाने के लिए कहा, इसीलिए दलिया की खिचड़ी बनाकर लाई थी। मेरे हाथ से तो निर्भय कुछ खाना ही नहीं चाहता, तुम आ गई हो तो जरूर खा लेगा तुम्हारे हाथ से। फिर निर्भय ने कहा, क्यों निर्भय, खा लो। फिर निर्भय से कहा, क्यों निर्भय, खा लोगे ना अपनी माँ के हाथ से, अब तो मना नहीं कर पाओगे। दादी को तो बहुत सताते हो। दादी की बात सुनकर निर्भय ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला दिया। निर्भय का भोलापन देखकर आदित्य और जूही ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। निर्भय को खाना खिलाने के पश्चात जूही ने उसे मेडिसिन भी दे दिया। फिर कहा, अब मैं चलती हूँ बेटा, बहुत रात हो गई। घर में लेखा भी मेरे लिए इंतजार कर रही होगी, बहुत ही जिद्दी है। जब तक मैं नहीं जाऊंगी डिनर नहीं करेगी। ठीक है आंटी, अब जाओ, फिर मुझसे मिलने आओगे ना। हाँ बेटा, बिल्कुल आऊंगी। अब तुम सो जाना। गेट वेल सून। गुड नाइट। गुड नाइट, सी यू सून। खुश होकर हाथ हिलाकर जूही ने निर्भय से विदा ली और आदित्य के साथ हॉस्पिटल के बाहर निकल गई। आज उसका मन हल्का सा लग रहा था, एक अजीब सी खुशी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है एक बच्चे के होठों पर मुस्कुराहट ला दिया। आज तक उसने इतना बड़ा कोई काम नहीं किया। जिस बच्चे से खून का रिश्ता तो नहीं, मगर जाने कब अनजाने में दिल का रिश्ता, मानवता का रिश्ता जुड़ गया। निर्भय की बातें जूही के दिल में खलबली मचा रही थी। अगर उसने मुझे माँ कहकर पुकारा तो लोग क्या सोचेंगे, फिर किसको किसको जवाब देती फिरूंगी। परंतु एक मासूम को मना भी कैसे करूँ। माँ कहने में बुराई ही क्या है। माँ तो सबसे सम्मानीय शब्द है। ये क्या मैं इतना छोटा दिल करके क्यों सोच रही हूँ। जैसी भी परिस्थिति आएगी सामना करूँगी। आज तक बहुत सी परिस्थितियों का सामना किया है, तो अब डर कैसा। निर्भय जैसे प्यारे से बच्चे के लिए इतना सहन तो करना पड़ेगा। वैसे भी निर्भय उर्वशी का बेटा है। निर्भय एक ब्रोकन फैमिली का बच्चा है। न जाने मन में कैसी कैसी उथल पुथल होती होगी। माँ के लिए दिल बहुत तड़पता होगा, मगर बेचारा बच्चा खामोश रहता है। अगर उसके होठों पर थोड़ी सी मुस्कुराहट आ जाए तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। उर्वशी मेरी खास फ्रेंड है, मेरा कर्तव्य भी बनता है उसके बेटे को खुश रखना। निर्भय को थोड़ी सी खुशी देकर उर्वशी के एहसान की थोड़ी सी कीमत तो अदा कर ही सकती हूँ। वैसे तो उर्वशी के एहसान इस जन्म में मैं चुका नहीं सकती। आदित्य भी थोड़ी देर चुप होकर सोचता रहा। सचमुच जूही बहुत अच्छी है। उसके साथ मैंने इतना बड़ा अन्याय कैसे किया, क्या हो गया था मुझे। मैं डैड के गलत निर्णय का जवाब क्यों नहीं दे पाया था उस समय। उस समय उम्र कम थी, इतना मैच्योर नहीं था, इसीलिए जीवन को इतने अच्छे से समझ नहीं पाया। जूही जैसी लड़की के लिए तो मुझे डैड का डटकर सामना करना चाहिए था, परंतु मैं क्यों डर गया था। आज उसी का नतीजा है जो जीवन बिखरा पड़ा है, मेरा भी और जूही का भी। कोशिश करके भी सब कुछ संभाल नहीं पा रहा हूँ। न जाने भविष्य के गर्त में क्या लिखा है। जूही ने आज जितने बड़े दिल का परिचय दिया है, उसे एक थैंक्स कहकर उसका अपमान नहीं कर सकता, मगर कुछ तो कहना ही पड़ेगा। इतनी चुप होकर क्या सोच रही हो जूही, कोई बात तुम्हें बुरी लगी हो। जूही के पास आकर बहुत पोलाइटली पूछा आदित्य ने। नहीं नहीं, बुरी क्यों लगेगी, बल्कि आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है मैंने इतना अच्छा काम अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। निर्भय जैसे एक मासूम के होठों पर हंसी खिल उठी। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा उपहार है। सोच रही हूँ उर्वशी कितनी अनलकी है, निर्भय जैसे बच्चे का प्यार खो दिया। निर्भय को अपनी माँ की यादें बहुत सताती है। माँ की कमी बहुत महसूस होती है। एक दीर्घ सांस लिया जूही ने।
सचमुच तुम बड़े दिल की हो, थैंक्स कहकर तुम्हारा असम्मान नहीं करूँगा। तुमने आज जो किया उसके लिए मेरे मन में तुम्हारे लिए सम्मान और बढ़ गया है। मैं तुम्हें वो सम्मान नहीं दे पाया वाक़ई जिसकी तुम हकदार हो। सोचकर कभी-कभी अपने आप पर गुस्सा भी आता है और गिल्टी फ़ील होने लगती है। आदित्य की बात सुनकर जूही हँस पड़ी। सम्मान देकर मुझे देवी मत बना देना, मैं देवी बिल्कुल भी नहीं हूँ। एक सामान्य मनुष्य हूँ, मुझे ज़मीन पर ही रहने दो। अगर मैं कहूँगा तुम्हारे लिए मेरे मन में प्यार और बढ़ गया तो तुम नाराज़ हो जाओगी, इसीलिए सम्मान कहा। उसमें भी तुम्हें ऐतराज़ है तो क्या कहूँ, तुम ही बता दो। कहने की ज़रूरत नहीं है, एहसान होना ही बाकी है, एहसास होना ही बाकी है। तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, यही मेरे लिए काफ़ी है। एक बात बताओ, निर्भय ने तुम्हें माँ कहा तो बुरा तो नहीं लगा? बुरा क्यों लगेगा, ये भी कोई बात हुई? मैं एक बेटे की माँ तो हूँ। अगर एक बेटे ने माँ कह दिया तो इसमें बुरा क्या लगना? मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ कि निर्भय ने मुझे माँ का मान दिया, माँ की जगह दी। नहीं, लोग पूछेंगे तो फिर तुम्हें परेशानी हो सकती है। वैसे ही तुमने ज़िंदगी में बहुत परेशानी देखी है, रियली तुम एक फाइटर हो। इसमें नई बात क्या है? लोग पूछेंगे तो कहेंगे प्यार से माँ कहता है। तुम इतनी बटरबाजी क्यों कर रहे हो? मुझे फाइटर हूँ और क्या क्या हूँ, इसमें काहे की बटेरबाजी? जो तुम हो वही कहा, फाइटर तो तुम ही हो ही। मैं तो एक छोटी सी बात से ही डर गया। मेरे जैसा डरपोक नहीं है दूसरा, इसीलिए मैं निर्भय को बिल्कुल भी डरपोक नहीं बनाना चाहता, पूरी आज़ादी देना चाहता हूँ। अपनी ज़िंदगी अपने ढंग से जिएगा, ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी भी मत देना, उसका नतीजा मैं भुगत रही हूँ। अच्छाई बुराई सब समझाना, मैं भी अपनी क्लास में समझाती हूँ। निर्भय मेरी बातों को पत्थर की लकीर मानकर आत्मसात कर लेता है। वैसे तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं। तुमने अच्छी शिक्षा मैं दे रही हूँ उसे, समझे? मानता हूँ, बिल्कुल दिल से मानता हूँ। तभी तो उसे तुम्हारे हवाले कर दिया। माँ बनकर तुम तो समझाती हो, पिता बनकर मैं शायद समझा नहीं सकता, फिर भी कोशिश करता रहूँगा। इसीलिए तो कहता हूँ तुम बड़े दिल की हो, तुम्हारी जैसी कम ही मिलेगी। कैसे पता चला मेरी जैसी कम मिलेगी? कितने को देखा परखा। जूही जोर से हंस पड़ी। जूही को ठहाके मार के हंसते हुए देखा तो आदित्य सोचने लगा, कितने साल बीत गए, जूही की ऐसी हंसी नहीं देखी। परसों पहले जूही ऐसी ही थी, बात पार पर ठहाके मारकर हंस पड़ती थी, जिंदगी को बहुत बिंदास तरीके से जीती थी। आज वही जूही न जाने कैसी हो गई, जीवन के थपेड़ों में उसे न जाने कैसा बना दिया। समय ऐसा क्यों करता है, किसी हंसती खेलती जिंदगी को अपने थपेड़ों से सीरियस होने पर रोने पर मजबूर कर देता है। आदित्य को चुप देखकर जूही ने पूछा, क्या हुआ आदित्य, चुप क्यों हो? मेरी बातों का जवाब नहीं दिया। आदित्य जूही की ओर देखकर मुस्कुरा पड़ा। केवल तुम्हें देखा और उर्वशी को, इसीलिए कहा तुम जैसी कोई नहीं, और किसी को नहीं देखा। भाई देखना होता तो बहुतों को देख सकता था, मगर ऐसा कोई इरादा नहीं है, ना कभी मन हुआ, ना कभी भविष्य में मन होगा। मरते दम तक तुम्हारा इंतजार करूंगा। कभी अगर मुझ पर तुम्हें तरस आ जाए तो आ जाना मेरी अर्थी को देखने के लिए। कहते कहते आदित्य भावुक हो उठा। इस बार आदित्य की बातें सुनकर जूही की आंखें छलछलाई। प्लीज आदित्य, ऐसी बात मत करना। अपने लिए ना सही, निर्भय के लिए सोच लेना। मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती। तुमसे अलग होकर भी मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा, तुम्हारे रास्ते की बाधा नहीं बनी। तुमने जैसा चाहा वैसा किया, मैं कभी कुछ कहने के लिए नहीं आई। दिल के 1000 टुकड़े हुए थे, मगर टूटा हुआ दिल तुम्हें दिखाने नहीं आई। तुम्हें मेरी मजबूरी पता है, मैं अगर चाहूँ भी तो तुम्हारे पास लौटकर नहीं आ सकती। ऐसी कंडीशन में डालने के लिए तुम्हें भी जिम्मेदार नहीं ठहराती। सब कुछ डेस्टिनी है। अगर तुम्हारे साथ मेरी जिंदगी लिखी हुई होती तो बस तुम्हारी जिंदगी में आती। मैं डेस्टिनी को मानती हूँ, इसीलिए किसी को दोष नहीं देती। तुम चाहो तो दोबारा शादी कर सकते हो, पूरी जिंदगी पड़ी है, निर्भय को भी माँ मिल जाएगी। फिर तुम क्यों नहीं कर लेती शादी? निर्भय माँ को खो चुका है एक बार, उसे मैं सौतेली माँ नहीं दे सकता। मेरा मन नहीं है दूसरी शादी करने का, अब उस स्टेज से मैं निकल चुका हूँ। बाकी जिंदगी मैं निर्भय को लेकर जीना चाहता हूँ। अगर कभी तुम्हारी डेस्टिनी ने तुम्हारा साथ दिया और तुम मेरे पास आई तो दिल से तुम्हारा स्वागत करूंगा। मेरी भी एक बेटी है, कैसे कर लूंगी शादी? जीवन में केवल एक से ही प्यार किया था, दोबारा किसी से नहीं कर सकती। प्यार किए बिना शादी भी नहीं कर सकती। फिर समाज में ऐसा कौन महान है जो मुझे अपनाएगा? तुम्हारी बेटी मेरी भी तो बेटी है, मुझे तुम कोई कर्तव्य करने नहीं दे रही हो। बहुत अपराध बोध मन में बैठा हुआ है, रात रात भर नींद नहीं आती। क्या करूं बताओ, जिससे तुम खुश हो सकते हो? तुम्हें अपनाने के लिए मैं बाहें फैलाकर खड़ा हूँ। तुम एक इशारा तो करो, एक बार पुकार कर तो देखो। मुझे मत रुलाओ आदित्य, तुम्हारी बातें मैं और नहीं सुन सकती। जब समय आएगा तो तुम्हारी बेटी तुम्हें सौंप दूंगी, खुद निकल जाऊंगी कहीं दूर, बहुत दूर तुम्हारे जीवन से। कहाँ जाओगी बता देना, मैं भी तुम्हारे साथ आ जाऊंगा। तब चाहे जितना मान अभिमान कर लेना, परंतु इस वक्त ऐसी बातें मत करो जूही।
अब मुझे ये धन संपत्ति नाम प्रसिद्धि किसी से कुछ मोह नहीं है। जी रहा हूँ तो केवल निर्भय और अपनी बेटी के लिए। मुझे उसके लिए कुछ करना है, इसी उम्मीद के लिए सुबह होती है, शाम होती है और रात होती है। दो बूंद आंसू लुढ़क कर आदित्य के गालों पर आ गिरी, जिसे जूही ने अपने हाथों से पोंछ लिया और कहा, इस तरह तुम नहीं रोओगे, कमजोर नहीं पड़ोगे। मैं तुम्हें रुलाना नहीं चाहती है। ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। बहुत वर्षों के बाद जूही के हाथों का स्पर्श पाकर आदित्य का रोम रोम सिर उठा, खुशी से दिल झूम उठा। इसी स्पर्श के लिए तो इतने वर्षों से पल पल तड़प रहा है आदित्य। किसी के भी हाथ में इतना प्यार भरा स्पर्श नहीं जितना जूही के हाथों में है। तुम्हारे स्पर्श में आज भी वही प्यार है जूही, फिर क्यों मुझसे दूर रह रही हो? एक बार अपने मॉम डैड को मुझे समझाने दो, मुझे माफी मांगने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। बस एक मौका दो जूही, मुझे एक मौका दो। तुम्हारे सामने हाथ फैलाकर भीख मांग रहा हूँ, मुझे निराश मत करो। आदित्य, अगर तुम सचमुच मुझे इतना चाहते हो तो थोड़ा सा इंतजार करो, मेरे डैड को ठीक हो जाने दो, फिर बात करना मुझसे। अभी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है। साइकाट्रिस्ट ने कहा उनके लिए कोई भी ऐसी बात जो उन्हें सदमा दे ठीक नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा अगर उनको अचानक कोई सदमा पहुंचा तो हार्ट अटैक हो सकता है, वही अटैक आखिरी हो सकता है। इसीलिए मैं डरती हूँ। तुमने मुझे कभी बताया नहीं, बात इतनी गंभीर है, मुझे कोई भी बात शेयर नहीं करती तो मुझे समझ में कैसे आएगा? अभी कौन से डॉक्टर को दिखा रही हो? मतलब कौन से कार्डियोलॉजिस्ट को? डॉक्टर अम्बरीश राय जादा एम्स में बहुत अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है, मैं जानता हूँ। तुम चाहो तो एक बार उनको दिखा सकती हो। अपॉइंटमेंट मैं ले लूंगा, फिर तुम डैड को लेकर चली जाना। ऐतराज मत करना प्लीज जूही। डैड तो इतनी जिद्दी है, डॉक्टर के पास जाना ही नहीं चाहते। लगता है अभी भी मुझसे अभिमान और नाराज होकर बैठे हुए, जीना ही नहीं चाहते। मैं उनसे बात करती हूँ, फिर तुम्हें बताऊंगी। जहाँ तक मुझे लगता है तुम्हें और लेखा को लेकर ज्यादा सोचते होंगे। मेरे बाद इनका क्या होगा? इसीलिए तो मैं कहता हूँ किसी तरह उनको अगर कन्विंस कर लिया जाए तो मैं तुम्हें और लेखा को खुशी खुशी अपनाना चाहता हूँ। शायद उनकी चिंता कम हो, बीमारी से छुटकारा भी मिल जाए। उनको अच्छा करने के लिए एक बार रिस्क लेना ही पड़ेगा। हिम्मत नहीं होती आदित्य, अगर उनको कुछ हो गया तो क्या होगा? मुझे विश्वास है कुछ नहीं होगा, बल्कि अच्छे हो जाएंगे। जब उनको पता चलेगा कि तुम दोनों को मैं अपना रहा हूँ, तुम्हारा तो नाम ही नहीं सुन सकते, बहुत नफरत करते हैं तुमसे। फिर कैसे तुम्हारा नाम लूँ बताओ? उनको सदमा लग गया तो? तुम्हारी बात भी ठीक ही है, मैं उन्हें जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, इंतजार करते हैं, देखते हैं समय कब तक इंतजार कराता है, मेरे धैर्य की परीक्षा लेता। आदित्य, हम घर के पास आ जाए, थोड़ी ही दूर पर हमारा घर है, तुम मुझे यहीं उतार दो। यहाँ से मैं पैदल ही चली जाऊंगी। ठीक है, साइड में लेकर गाड़ी रोकता हूँ, परंतु मैं तब तक यहीं खड़ा रहूंगा जब तक तुम गेट तक पहुँच नहीं जाती। गेट पर जाकर मुझे एक बार कॉल करके बता देना ठीक से पहुँच गई, फिर मैं वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तुम्हें जो अच्छा लगे करो, पर मुझे यहीं उतार दो। आदित्य ने गाड़ी रोकी और जूही गाड़ी से निकलकर आदित्य को बाय करके आगे चल पड़ी। आदित्य एकटक जूही को जाते हुए देख रहा था और सोच रहा था, भाग्य ने कैसा खेल खेला है। आज जो मेरे घर की रानी बनकर रहती है, उसे पैदल चलकर घर जाना पड़ रहा है। जिसे मुझे हाथ पकड़कर सहारा देना चाहिए था, उसे मैं दूर से देखकर खुद को समझा रहा हूँ। इसी को शायद जिंदगी कहते हैं, इसी को नियति कहते हैं, जिसे जूही कहती है डेस्टिनी। मैं तो पहले डेस्टिनी नहीं मानता था। डेस्टिनी नाम की कोई चीज तो नहीं है, नहीं तो हम दोनों के साथ ऐसा क्यों होगा? आदित्य सोच की दुनिया में मग्न था, इतने में जूही का कॉल आया। हेलो आदित्य, मैं ठीक से पहुंच गई, तुम अब निकल जाओ। उधर निर्भय और तुम्हारी मॉम इंतजार कर रही होगी। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। टेक केयर, गुड नाइट। गुड नाइट, तुम भी अच्छे से ड्राइव करके जाना। हाँ, मैं अच्छे से जाऊंगा, तुम चिंता मत करो। आज आदित्य बहुत खुश है, ये सोचकर कि जूही अब भी उसे इतना ही प्यार करती है जितना पहले करती थी। इतने वर्षों के बाद आज उसने एक तरह से अपने प्यार का इजहार दोबारा किया। इसके लिए इतना कुछ किया। थैंक्स जूही, आई लव यू जूही, लव यू वेरी मच। आदित्य दिल से खुशी और उम्मीद लेकर कार ड्राइव करने लगा। घर पहुंचकर जूही ने देखा मॉम डैड ड्राइंग हॉल में बैठकर टीवी देख रहे हैं और उसका इंतजार कर रहे हैं। दोनों ने जैसे ही जूही को देखा तो टीवी बंद कर दिया और प्रतिभा ने बिना इंतजार किए, उर्वशी अभी कैसी है, कोई विशेष काम के लिए बुलाया था क्या? तुम कैसे आई हो बेटा? उर्वशी ने ड्राइवर के साथ भिजवा दिया है क्या? आते ही इतने सारे सवाल सुनकर जूही थोड़ी देर के लिए असहज हो गई। वो मन ही मन सोचने लगी, अब मैं मॉम डैड को क्या जवाब दूं? सच तो बता नहीं सकती, थोड़ा सा झूठ तो बोलना ही पड़ेगा। चलो, किसी की भलाई के लिए अगर थोड़ा सा झूठ बोला जाए तो कोई बात नहीं, इसे झूठ नहीं कह सकते। प्रतिभा अधीर हो रही थी।
सामने वाला आकर दम भी नहीं लिया और तुमने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। मेरे साथ भी कई बार तुम ऐसा ही करती थी। अभी तक तुम्हारी पुरानी आदत नहीं गई। उसे जरा शांति से बैठने तो दो, फिर पूछ लेना। तुम कभी कभी धैर्य खो बैठती हो प्रतिभा। प्रतिभा को अधीर होते हुए देखकर मुकेश ने कहा। जूही ने सोफे पर बैठते हुए कहा, एक जरूरी काम समझाना था जो कि कल ही करना बहुत जरूरी है, इसीलिए हॉस्पिटल में बुलाना था। उर्वशी अभी ठीक है पहले से। आज झूठ बोलते ही जूही का गला बिल्कुल भी नहीं कांपा, क्योंकि मॉम डैड के सामने से सच आने ही नहीं देना था, इसीलिए वो पहले से ही सावधान थी। ठीक है बेटा, तुम जाओ फ्रेश होकर आओ, फिर हम सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे। लेखा भी इंतजार कर रही है, बड़े प्यार से मुकेश ने कहा। आज डैड को इतने प्यार से बात करते हुए देखकर जूही को बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं तो अक्सर डैड चुप रहते हैं। उनकी खामोशी जूही को बहुत खलती थी, मगर सारी कोशिश नाकाम रही। डॉक्टर ने भी यही कहा था, अगर वो नॉर्मल होकर बोलने लग जाए तो सोचने की तबीयत सुधर रही है। सचमुच जूही आज बहुत खुश है। डैड को बोलते हुए देखकर उसके मन पर जैसे बहुत बड़ा पत्थर हट गया और वो खुद को हल्का फुल्का महसूस करने लगी। आप लोगों ने डिनर नहीं किया? मैं जल्दी से फ्रेश होकर आती हूँ, फिर सबके लिए डिनर लगाती हूँ। आप लोग यहीं बैठो, मैं जाकर देखती हूँ मेरी परी क्या कर रही है। आज सब लोग एक साथ बैठकर डिनर करेंगे, बहुत मजा आ जाएगा। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था पढ़ रही थी, अब पता नहीं क्या कर रही है, प्रतिभा ने बताया। जूही और लेखा के कमरे में गई तो देखा सामने किताब खुली हुई है और कॉफी में कुछ कर रही है लेखा। जैसे ही उसने मॉम को देखा तो एक जमुलाई लेते हुए अलसाई आंखों से देखा और कहा, कितनी देर कर दी मॉम, बहुत जम के नींद आ रही है और भूख भी लग रही है। तुमने खाना क्यों नहीं खा लिया? बिना खाना खाए तुम क्या कर रही हो? पापा की मैथ के एक सवाल में उलझी मम्मा, सोल्व नहीं हो रहा, इसीलिए कोशिश कर रही हूँ। तुम्हारे आने का इंतजार कर रही थी, तुम्हारे बिना खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। अरे बेटा, मम्मा को कभी कभी कहीं जाना पड़ता है, कभी कभी देर भी हो जाती है। इंतजार क्यों करती हो? खाना खाकर फिर पढ़ने बैठ जाते। नाना नानी भी इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों ने भी डिनर नहीं किया। मैं फ्रेश होकर आती हूँ, तुम जाओ नाना नानी के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ जाओ। मैं बस गई और आई। ठीक है मम्मा, मैं जाकर खाना लगाती हूँ, तुम फ्रेश होकर आओ। माय स्वीट बेबी, थैंक यू बेटा। मम्मा अभी आती है। सब लोग डिनर टेबल पर बैठे थे, चुपचाप खाना खा रहे थे, परंतु प्रतिभा न जाने क्यों विचलित हो रही थी। अपनी खामोशी तोड़कर उसने दोबारा सवाल कर ही लिया, इतनी रात को ओला में आना जाना सेफ नहीं है बेटा, क्योंकि जोखिम लेती हो। आए दिन कितनी घटनाएं होती रहती है, मन डरा हुआ रहता है, सावधान रहने में क्या बुराई है? जूही कुछ जवाब दे इससे पहले मुकेश ने जवाब दिया, हमारी बात इसे अकेला ही सब काम करना पड़ेगा। एक दिन लेखा को भी सब कुछ खुद करना पड़ेगा। कब तक हम इस तरह रक्षा कवच बनकर बैठे रहेंगे? चिंता करना छोड़ो, इन लोगों को अपना रास्ता खुद तय करने दो। केवल हमारी जूही नहीं, ऐसी बहुत सी लड़की जो अकेली चलती है रात को। ये दुनिया है, हादसे तो होते रहेंगे, इसका मतलब ये तो नहीं कि लोग चलना छोड़ दे। चलते समय बस पूरी सावधानी बरतना आवश्यक है। और मुझे जहाँ तक पता है जूही को उसका नॉलेज है। आज डैड के मुंह से इतनी अच्छी बातें सुनकर खुशी से जूही का दिल भर आया। खुशी के आंसू से उसकी आंखें गीली और भराई आवाज में उसने खुशी जाहिर करते हुए कहा, आपके मुंह से इतनी अच्छी बातें बहुत दिनों के बाद सुनी है डैड। ऐसा लग रहा है आज ऐसा लग रहा है मैंने अपने खोए हुए डैड को फिर से वापस पाया है। आप इसी तरह पॉजिटिव बने रहिए, मुझे बहुत ताकत मिलती है। बहुत समय से मैं आपके इस रूप को ढूंढ रही थी, पता नहीं कहाँ खो गया था। आपने मुझ पर भरोसा जताया, थैंक्स डैड। जितनी जल्दी सच को स्वीकार कर लेंगे उतना ही अच्छा है बेटा। हम हमेशा तो नहीं रहेंगे, बाद की जिंदगी तुम्हें और लेखा को ही तो जीना है। सामने कोई भी परिस्थिति आए तुम दोनों को मिलकर डटकर सामना करना, और मुझे पूरा भरोसा है तुम दोनों अपनी परीक्षा में सफल हो जाओगे। मैं ईश्वर से हमेशा यही कामना करता हूँ कि ईश्वर तुम दोनों को साहस दे, शक्ति दे। मुकेश के चेहरे पर खुशी की झलक स्पष्ट दिखाई दे रही थी। डैड के चेहरे पर खुशी की आभा देखकर जूही सोचने लगी, मैं तो डर रही थी कि मॉम डैड मुझे देखना ले आदित्य के साथ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि देखा नहीं। आज डैड के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी और विश्वास की आभा है। मुझे डैड के विश्वास को नहीं तोड़ना है। जब तक वो रहेंगे तब तक उनको मैं खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए आगे से मुझे हर एक कदम सोच समझ कर उठाना होगा। प्रतिभा को भी मुकेश की बातें सुनकर आज आश्चर्य मिश्रित खुशी हो रही है, क्योंकि सालों बीत गए ऐसी बातें सुने हुए वो बिना कुछ बोले रह नहीं सकी। बहुत सालों के बाद आज तुम्हें इस रूप में देखकर सचमुच मुझे खुशी हो रही है। तुम तो पूरे परिवार की शक्ति थे, साहस थे, तुमसे ही तो हमें जीने की ऊर्जा मिलती थी। जब से तुम बीमार हुए पूरे परिवार पर उदासी का अंधेरा छाया हुआ है। आज ऐसा लग रहा है कि वो अंधेरा छटकर
खुशी का प्रकाश हमारे घर में प्रवेश कर गया। तुम ऐसे ही बने रहो तो तुम्हारा मूल स्वभाव है। कहाँ खो गए थे तुम अंधेरी गलियों में? कहते कहते प्रतिभा की आंखें भी गीली हो उठी। खुशी से मुकेश के प्लेट में एक और रोटी डालते हुए प्रतिभा ने कहा, एक और रोटी ले लो तुम, और थोड़ी सी सब्जी भी ले लो। बातों के साथ साथ तुमने खाना भी कम कर दिया। हाँ हाँ दे दो, सब्जी बहुत टेस्टी बनी है। मुझे भूख भी जोरों की लगी थी। किसने बनाई सब्जी आज? अंजलि ने ही बनाई है मेरी देखरेख में, प्रतिभा ने कहा। तभी तुम्हारे हाथ का स्वाद लग रहा है। प्रतिभा की ओर देखकर मुकेश ने मुस्कुरा दिया। वर्षों बाद इस तरह मुकेश को मुस्कुराकर देखते हुए प्रतिभा को भी अपना अतीत याद आने लगा। मुकेश ऐसा ही मुस्कुराकर मुझे देखता था और तारीफ करता था जिस दिन मैं उसके मनपसंद सब्जी बनाती थी। मुकेश के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने के लिए मैं तरस गई थी। आज दिल को थोड़ा सुकून मिल रहा है। तुम्हारे मुंह से तारीफ सुनना तो मैं भूल ही गई थी। कितनी बार मैंने सब्जी बनाई परंतु मन से कभी खाई नहीं तुमने। आज तुम्हें इस तरह अच्छे से खाते हुए देखकर कितना अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकती। आंखों के कोरों में छलक आए आंसू पोंछते हुए कहा प्रतिभा ने। दरअसल जूही को इतनी हिम्मत से काम करते हुए देखता हूँ तो मन में विश्वास जागने लगता है। मन कहता है मेरे बिना मेरी बेटी जीने लायक हो गई है, और मन खुशी से भर उठता है। आज जब उर्वशी ने उसे काम के लिए बुलाया तो लगा मेरी जूही कितनी इम्पोर्टेंट है उसकी कंपनी के लिए, और ये जगह उसने खुद अपनी मेहनत के दम पर बनाई है। मुझे गर्व है अपनी जूही पर। ऐसा समय था जब मुझे उस पर गुस्सा आया था और मैं निराशा के अंधेरे में खो गया था, मगर अब धीरे धीरे मेरा विश्वास लौट रहा है। कहते कहते मुकेश के चेहरे पर एक अजीब सी चमक फैल गई जिसे सबने देखा। डैड की बात सुनकर जूही के मन में गिल्टी फील होने लगी। मेरे डैड से झूठ कहा, वे मुझ पर इतना भरोसा कर बैठे। मैं डैड के इस भरोसे को नहीं तोड़ सकती। ईश्वर मुझे माफ करना, मैंने डैड से झूठ कहा। आज के बाद मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे मुझे डैड को झूठ बोलना पड़े। परंतु मैं क्या करूं? निर्भय भी मैं नेगलेक्ट नहीं कर पा रही। आदित्य से तो फिर भी बिना मिले चल जाएगा, मगर अगर निर्भय की बात आ जाएगी तो मुझे उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा। उर्वशी की बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? आखिर निर्भय उर्वशी का बेटा भी तो है। जब समय आएगा देखा जाएगा। समय मुझसे जो कराएगा मैं वही करूंगी। समय ही रास्ता बताएगा। मम्मा मेरा खाना हो गया, मैं जा रही हूँ, मुझे जोरों की नींद आ रही है, लेखा ने जुम्हाई लेते हुए कहा। नहीं परी बेटा, खाना खाते ही नहीं सोना चाहिए, कम से कम 1 घंटा रुक जाओ, जूही ने प्यार से समझाया। तो फिर मैं थोड़ी देर सूर्यांश से बात कर लूँ, उसी से पूछ लूंगी सवाल का जवाब, और मुझे नींद भी नहीं आएगी। कौन से सवाल का जवाब? प्रतिभा ने एकदम से पूछा। है मॉम, कोई मैथ का सवाल, जूही ने उत्तर दिया। जा जा लेखा, जाकर मैथ का सवाल सोल्व कर ले बात थोड़ी देर। क्या नाम बताया उसका? मुकेश ने पूछा। बार बार भूल जाते हो नानू, कितनी बार बताया? उसका नाम सूर्यांश है, मेरा अच्छा फ्रेंड है, अब की बार मत भूलना। हाँ हाँ सूर्यांश, नहीं भूलूंगा। जा जा तू जाके सवाल का जवाब पूछ ले, उसके बाद सो जाना। मेरा भी खाना हो गया, मैं भी जा रहा हूँ, थोड़ी देर बाहर लॉन में टहल लूंगा। तुम लोग भी आ जाओ, थोड़ी देर बैठकर बात कर लेते हैं, उसके बाद सोऊंगा। मुकेश भी उठकर चला गया। मॉम, आज कितने सालों के बाद डैड ने बात करने की इच्छा जाहिर की। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है? उठो उठो, जल्दी उठो, चलो लॉन में थोड़ी देर घूमते घूमते डैड के साथ बात करते हैं। जूही ने खुशी से कहा। हाँ हाँ तू जा, मैं भी आती हूँ। अंजलि सबको संभाल लेना, आज मैं बहुत थकी हुई हूँ। हाँ मैम साहब, आप जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। आज अंजलि भी बहुत खुश है साहब को खुश देखकर। कितने सालों से इस घर में काम करती है, मगर इस तरह खुश होते हुए इसने भी पहली बार देखा है मुकेश को। आजकल मुकेश पॉजिटिव सोचने लगा, जैसे पहले सोचा करता था। जैसे जूही खुश रहती है, घर के सब लोग खुश रहते हैं। मुकेश की तबीयत भी पहले से बेहतर हो रही है। उधर उर्वशी भी अपनी बेटी को लेकर व्यस्त हो गई। उसकी कंपनी भी काफी अच्छे मुनाफे के साथ चल रही। बेटी को गोद लेने के पश्चात राघवेंद्र के मन की गिल्टी भी दूर हो गई। उर्वशी को खुश देखकर वो भी खुश रहने लगा, अपने कार्य में पहले से अधिक समय देने लगा। आदित्य भी इनडायरेक्टली ही सही, दूर से ही सही, जूही का सहारा पाकर आजकल खुश रहता है। उसके लिए ना सही निर्भय को तो समय दे रही है जूही। समय थोड़ा सा सबके साथ आजकल मेहरबान है, इसीलिए सबकी जिंदगी पटरी पर अच्छी रफ्तार से चल रही है। देखते ही देखते लेखा के 12th का एग्जाम भी हो गया और रिजल्ट भी आ गया। लेखा ने अच्छा रिजल्ट किया। उसका एकेडमिक परफॉर्मेंस देखकर जूही और प्रिंसिपल सिस्टर मेरी तो खुश है ही साथ मुकेश और प्रतिभा भी बहुत खुश है। लेखा को दिल्ली के एक अच्छे कॉमर्स कॉलेज में एडमिशन मिल गया। जिस कॉलेज में लेखा ने एडमिशन लिया, सूर्यांश ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। अब तक दोनों की दोस्ती अच्छी तरह कायम है, फल फूलकर विशाल वृक्ष का रूप लेने को तैयार हो रही है। सूर्यांश और लेखा अब साथ साथ पढ़ना और रहना चाहते हैं, इसलिए दोनों ने मिलकर तय किया कि एक ही कॉलेज में एडमिशन लेंगे और उनकी इच्छा रंग भी लाई। कॉलेज का पहला दिन सबके मन में गुदगुदी होने वाली खुशी देता है। ठीक वैसी ही खुशी आज लेखा और सूर्यांश के मन में भी है। वर्षों के इंतजार के बाद दोनों को एक ही कॉलेज में एडमिशन मिला। अब साथ साथ जिंदगी की गाड़ी चलेगी और फर्राटे से चलेगी। बचपन की दोस्ती का
फसलें अब धीरे धीरे बड़े वृक्ष में परिवर्तित होने लगा, शाखाएं फैलने लगी, कलियां भी आई और खिलकर मुस्कुराने के लिए तैयार है। अक्सर ऐसा ही होता है, बचपन की दोस्ती बड़े होते होते प्यार में कब तब्दील हो जाए पता ही नहीं लगता। लेखा और सूर्यांश के मन में भी गुप्त सुप्त भावना अब अनुकूल परिस्थिति पाकर एल्साई आंखें खोलकर जाग उठी है। ठीक ऐसा ही जूही और आदित्य के साथ भी हुआ था। कुल मिलाकर कह सकते इतिहास स्वयं को दोहरा रहा है। जो भी है, दोनों बहुत खुश है। ये खुशी उनके चेहरे से स्पष्ट झलकती है, आंखें भी बयां कर देती है। दोनों के मन में प्यार का बीज अंकुरित हो चुका है। लेखा चलती हुई कोले से आई और आकर सबसे पहले नानू से अपनी खुशी जाहिर की, क्योंकि आजकल नानू लेखा के साथ बहुत खुल मिलकर रहने लगे हैं। सबसे पहले लेखा अपने मन की बात नानू को शेयर करती है। सब बातें वो नानी और माँ से शेयर नहीं करती, कुछ बातें कहती है और कुछ मन में रख लेती है। उसे पता है नानी और मम्मा कई सवाल करेगी, सवालों का जवाब उसे देते नहीं बनेगा। नानू तो आजकल बिल्कुल बदले हुए, बातें सुन लेते हैं और मुस्कुराकर रह जाते हैं। जूही को भी कई बार अपने डैड का बदला हुआ रूप देखकर आश्चर्य होता है, क्योंकि जब वो यंग थी तब डैड बहुत सख्त थे, मगर लेखा के साथ ऐसा नहीं है। ऐसा लगता है कि लेखा के नानू न होकर जिगरी दोस्त है। वैसे भी कहावत है, मूलधन से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। जूही खुद भी तो अपने नाना से ऐसे ही घुली हुई थी। दोनों में अच्छी दोस्ती थी। पहले नानू को खुश देखकर खुश होती थी जूही, अब डैड को खुश देखकर खुश होती है, मगर चुप रहती है। लेखा को लेकर चिंतित रहती है। अपनी जिंदगी के अनुभव से बहुत कुछ सिखा दिया, इसीलिए लेखा को लेकर बहुत पजेसिव भी है। देखते देखते जाने कब समय का चक्र तेज गति से निकल गया और लेखा बीकॉम फाइनल ईयर में पहुंच गई। लेखा और सूर्यांश की दिनचर्या की जानकारी जूही को नहीं है, ऐसा नहीं है। जूही ने कई बार लेखा को रोका तो उसका जवाब यही होता है, मॉम अब मैं स्कूल की बच्ची नहीं हूँ। सूर्यांश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और दोस्ती करना तो कोई गुनाह नहीं है। आपने भी तो अपने जमाने में दोस्ती की होगी, आपने खुलकर कभी कुछ बताया नहीं। आपके जीवन का जरूर कोई ऐसी बात है जो आप मुझसे छुपा रखी है। आपने मेरे डैड का नाम तक नहीं बताया। न जाने मैं कितनी बार पूछ चुकी हूँ, परंतु मुझे थोड़ा बहुत समझ में आजकल आने लगा। कोई तो बात है जिसे आप मुझे बताना नहीं चाहती। लेखा की बात सुनकर जूही चुप हो जाती, जिसकी जुबान पर ताला लग गया। लेखा की तीखी बातें जूही के दिल में नस्तर चुभो देती। दिल लहूलुहान हो जाता, मगर होठ भींचकर खामोश रह जाती। वो मन ही मन सोचने लगती, अगर अभी लेखा ने डैड का नाम पूछा तो क्या बताएगी उसे। जब उसे अपने डैड का नाम नहीं बता पाती तो उसे बहुत ज़्यादा रोक टोक करने वालों को भी मुझे साहस नहीं होता। पता नहीं कब क्या प्रश्न कर डाले, मैं क्या जवाब न दे पाऊँ। इस तरह लेखा को खुली आज़ादी मिल जाती, वो अपने मन की करने लगती। ये उम्र का पागलपन है जो भी कभी न कभी सब पर हावी हो जाता है। कॉलेज से आते ही लेखा पहले नानू के पास बैठ गई और गले में हाथ डालकर कहा, पता है नानू, कॉलेज में कितना मजा आया। कॉलेज लाइफ इतना अच्छा होता है, इससे पहले पता नहीं था। सब लोग बिंदास है, किसी पेड़ के नीचे बैठे या कॉफी हाउस बैठे या कैंटीन में बैठे हैं, ना कोई रोकने टोकने वाला, ना कोई कुछ कहने वाला। वाह क्या बिंदास लाइफ है। इस लाइफ को तो बिल्कुल अपने दिल के कैमरे में कैद करके रखना चाहिए। पता है नानू, सूर्यांश और मेरी दोस्ती और पक्की हो गई। हम दोनों की दोस्ती के कॉलेज में बहुत चर्चे होते हैं। सीना चौड़ा हो जाता है मेरा सुनकर। सूर्यांश के फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मगर सूर्यांश में उस बात को लेकर जरा भी घमंड नहीं है। उसकी इसी बात से मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। उसमें मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है। उसने जो मुझसे कहा भी है, दोनों एक ही बाइक से रोज कॉलेज आया जाया करेंगे, बस जाने की जरूरत ही नहीं। और हम दोनों एक ही बाइक से कॉलेज जाते हैं और वापस मुझे छोड़कर वो घर निकल जाता है। ये सूर्यांश कौन है? दिमाग पर जोर डालते हुए कुछ याद करने की कोशिश कर रहा था मुकेश। ओ नानू, आपको कुछ भी याद नहीं रहता? सूर्यांश मेरा दोस्त है, बचपन का दोस्त। अभी तक आप याद नहीं रख पाए? हाँ हाँ, याद आया, वही जिससे तुम कभी कभी हेल्प लिया करती हो। परंतु वो रहता कहाँ पर है? उसके साथ तुम बाइक पर कैसे जाती हो? और बाइक में जाने से अच्छा है बस में जाना बेटा, चिंता करते हुए मुकेश ने कहा। जहाँ पर भी रहता है नानू, उससे क्या फर्क पड़ता है? रोज मुझे मेरे घर में लेने के लिए आ जाता है, मोड़ पर खड़ा रहता है, इसीलिए आप लोगों ने देखा नहीं, आपको पता भी नहीं है। शाम को फिर मोड़ पर छोड़कर जाता है। 3 सालों से यही तो चल रहा है। मुझे कॉलेज जाने में कोई परेशानी नहीं होती। उसकी देख रेख में मैं बिल्कुल बिंदास रहती हूँ। है ना मजेदार बात? जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी लेखा। कभी कभी हेल्प लेना ठीक है बेटा, लेकिन रोज हेल्प लेना अच्छी बात नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट के खिलाफ है। ओ नानू, दो दोस्तों के बीच में सेल्फ रिस्पेक्ट जैसा शब्द कहाँ से आ गया? ठीक है, अब तू खड़ी हो गई, कॉलेज पहुंच गई, जैसा ठीक लगे वैसा ही कर, परंतु तेरी माँ जरूर ऑब्जेक्शन करेगी, पता है मुझे। नानू, आप मम्मा को अभी कुछ मत बताना, कभी मौका देखकर मैं बता दूंगी। मेरे अच्छे नानू, ठीक है, नहीं बताऊंगा, तू खुश रहना बस। लेखा को खुश देखकर आजकल मुकेश को न जाने क्यों सुकून सा महसूस होता है। शायद अंधेरी दुनिया में रहते रहते दिल उबने लगा। मुकेश को खुश देखकर जूही प्रतिभा भी खुश हो जाती, इसलिए अधिक पूछताछ नहीं कर पाती दोनों।
आज प्रतिभा ने देखा दोनों में कुछ खुसर-फुसर चल रही है, उससे रहा नहीं गया। उसने नजदीक आकर पूछा, दोनों नानू नौशी में क्या खुसर-फुसर चल रहा है? नानी को देखते ही लेखा एकदम सीरियस हो गई। कुछ नहीं नानी, नानू से कॉलेज के बारे में बात कर रही थी, बता रही थी कॉलेज कैसा है, क्योंकि नानू तो दिल्ली के सारे कॉलेज को जानते हैं। झूठ मत बोल शैतान की नानी, कॉलेज के बारे में तो पहले ही बात हो चुकी है, तभी तो एडमिशन लिया। दोनों के बीच में जरूर कोई ऐसी बात चल रही है जो मुझे बताना नहीं चाहती। प्रतिभा को लेखा का चेहरा देखकर थोड़ा बहुत शक होने लगा। फिर प्रतिभा ने मुकेश की ओर मुखातिब होकर कहा, तुम इससे ज्यादा सर पर मत चढ़ो, एक दिन फिर पछताना पड़े। इतिहास को दोहराओ मत, मैं सावधान कर देती हूँ पहले से ही। जूही को पता चल गया तो बहुत नाराज हो जाएगी। दोस्ती सिर्फ दोस्ती तक ही रहनी चाहिए, उसके आगे नहीं बढ़नी चाहिए। इतिहास को दोहराने का क्या अर्थ है नानी? और बीच में दोस्ती की बात कहाँ से आ गई नानी? मुंह बनाते हुए लेखा ने कहा। लेखा की बात सुनकर प्रतिभा थोड़ी देर के लिए सकपका गई। वो मन ही मन सोचने लगी, ये शैतान की नानी फिर मुझसे सवाल करेगी। इतिहास को लेकर वो मुझसे जवाब देते नहीं बनेगा। बेहतर है बातों को दूसरी ओर मोड़ दो। मैंने सब सुन लिया है। सूर्यांश को लेकर बात हो रही थी। क्या बात हो रही थी ये तो नहीं सुनी, पर उसका नाम जरूर कान में आ पड़ा है। नानी की बात सुनकर लेखा ने बात संभाली और कहा, हाँ, सूर्यांश ने भी उसी कॉलेज में एडमिशन लिया। इस बारे में नानू से बात कर रही थी। मैं फिर से कहती हूँ, जिस तरह जूही को उसके नानू ने बिगाड़ दिया था, जिद्दी बना दिया था, तुम भी अपनी लेखा को न बनाओ, ऐसा ना हो बाद में पछताना पड़े। कहकर प्रतिभा अपने काम के लिए चली गई। नानी के 1000 बार रोकने पर भी लेखा का प्यार भरा दिल कहाँ माना। उसके मन में सूर्यांश के लिए प्यार बढ़ता गया, बढ़कर हर सीमा को लांघने का जैसा जुनून सवार हो गया। कॉलेज का ओपन लाइफ से उसे और बिंदास बना दिया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, उसकी इश्क और परवान चढ़ती गई। प्रतिभा, मुकेश और जूही तीनों में लेखा में आए बदलाव को देख रहे थे, मगर खुलकर कभी कुछ कह नहीं पाए। सोचा कॉलेज लाइफ में गई है पहली बार, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, मगर ठीक कुछ भी नहीं हुआ। अब तो लेखा कभी सूर्यांश के साथ मूवी जा रही है, तो कभी मॉल घूमने जा रही है, तो कभी कहीं यूं ही लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाती है। देर से घर आती है। घर आने पर नानू पूछते हैं तो यही कहती है, मैं आज सूर्यांश के साथ यहाँ गई थी, आज वहाँ गई थी। रेखा बेटा, इतना ज्यादा हवा में उड़ना भी ठीक नहीं है। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है। दोस्ती ठीक है, पर किसी दोस्त के साथ इतना घूमना भी अच्छी बात नहीं है। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, तुम्हें भी कुछ बनकर दिखाना है माँ की तरह, समझाते हुए कहा मुकेश ने। नानू की बात सुनकर आज लेखा गुस्सा हो गई। एकदम से बोल पड़ी, क्या नानू, कॉलेज जाते जाते 3 साल हो गए, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। कौन से जमाने की बात कर रहे हो? जमाना बदल गया, समय बदल गया, आजकल के बच्चे मुझसे भी आगे निकल गए, मैं क्यों पीछे रहूं? सूर्यांश से केवल दोस्ती नहीं है, मैं उससे प्यार करती हूँ, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए तैयार है। जब हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी से MBA करेंगे तब हम साथ साथ रहेंगे, ऐसा सोचा है, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। दोनों साथ रहेंगी तो पढ़ाई भी अच्छे से कर सकेंगे। मैंने कुछ पक्का नहीं किया, आप लोगों से बात करनी है पहले, फिर मैं उसे जवाब देना है। अपनी जिंदगी जीने दो नानू। माँ ने तो ऐसा ही कुछ किया, कभी खुलकर मुझे कुछ नहीं बताया, मगर मैं बड़ी हो गई हूँ, थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है। कोई तो बात है जिसके कारण मुझसे मेरे डैड के बारे में कुछ नहीं बताती, यहाँ तक कि मुझे डैड का नाम भी नहीं मालूम। मुझे पता है मम्मा भी किसी से प्यार करती थी, परंतु शादी नहीं हो पाई, मगर मेरा जन्म हो गया। कोई तो रहस्य अवश्य है, कभी ना कभी मुझे पता चल ही जाएगा, मैं पता कर ही लूंगी। आप लोग चाहे जितना भी मुझसे छुपा कर रखना चाहो, मम्मा के जैसा मैं नहीं करूंगी, मगर सूर्यांश के साथ रहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं सूर्यांश के साथ ही रहूंगी, उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं मम्मा की तरह कभी नहीं करूंगी, बिन पापा के किसी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, अनमेरिड माँ बनकर एक बच्चे की जिंदगी से खिलवाड़ नहीं करूंगी, मेरा पक्का वादा रहा। लेखा के मुख से लिव इन रिलेशनशिप की बात और जूही के अतीत का कड़वा सच सुनकर मुकेश को इतना बड़ा सदमा लगा कि उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठा। उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई और बेहोश होकर वहीं गिर पड़ा। नानू को ऐसी हालत में देखकर लेखा भी जोर से चिल्लाई, नानी नानी जल्दी से आओ, नानू को कुछ हो गया है, नानू बेहोश हो गए हैं। लेखा की चीख सुनकर प्रतिभा दौड़कर ड्राइंग रूम में आई तो देखा मुकेश बेहोश पड़ा है सोफे पर। जूही भी घर पर नहीं, अभी तक ऑफिस से नहीं आई है। घबराहट के मारे उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने फौरन जूही को फोन किया। जूही रास्ते पर थी, तेज ड्राइव करते हुए घर आई। आते ही डैड की हालत गंभीर है, उसने तुरंत एम्बुलेंस को बुलाया और डैड को लेकर अपनी मॉम के साथ हॉस्पिटल निकल गई। एम्बुलेंस में मुकेश बेहोश पड़ा, दोनों खामोश। प्रतिभा तो रोए जा रही है, परंतु जूही रो भी नहीं पा रही है। उनका मन सोच की दुनिया में भटकने लगा। अभी मैं हेल्प करने के लिए किसे बुलाऊं? उर्वशी को बुलाना सही रहेगा क्या? आदित्य ने एक बार कहा था उसके पहचान के अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट है एम्स में, पर उसे इस वक्त मॉम के सामने फोन नहीं लगा सकते। ऐसे वक्त पर हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है, मगर करूँ क्या? मुझे हर हाल में अपने डैड को बचाना। ठीक है, एक बार उर्वशी को ही फोन लगा कर देख लेती हूँ।
कुछ समझ नहीं आया तो जूही ने उर्वशी को कॉल किया, परंतु उर्वशी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। कई बार फ़ोन लगाने के बाद भी उर्वशी ने फ़ोन रिसीव नहीं किया। इसका यही कारण है कि वो कहीं न कहीं बिज़ी है, हो सकता है किसी बिज़नेस मीटिंग में है। हारकर जूही चुप बैठ गई। देखते ही देखते हॉस्पिटल सामने आ गया। जल्दी से मुकेश को आईसीयू में ले जाया गया। जूही और प्रतिभा दोनों बाहर बैठे हुए हैं। अंदर मुकेश इमरजेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है। मॉम थोड़ी देर यहाँ पर बैठो, मैं पूछ कर आती हूँ अभी कौन से कार्डियोलॉजिस्ट इमरजेंसी ड्यूटी पर है जिसके अंडर डैड का ट्रीटमेंट चल रहा है। दरअसल जूही बहाना बनाकर मॉम से दूर जाकर आदित्य को फोन लगाने गई। आदित्य अभी तक घर नहीं पहुंचा, ऑफिस में ही था। अकेला ही अपने केबिन में बैठा था क्योंकि थोड़ी देर में ही घर के लिए निकलने वाला ही था। इतने में मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने देखा जूही का फोन है। उसने तुरंत फोन रिसीव किया। हेलो जूही, बोलो क्या बात है, इस वक्त फोन किया? तुम तो इस वक्त फोन नहीं करती हो, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ आदित्य, मैं परेशान हूँ। डैड को हार्ट अटैक आया है, सीवियर अटैक, बेहोश हो गए, अभी आईसीयू में भर्ती है एम्स में। तुमने कहा था तुम्हारी पहचान के कार्डियोलॉजिस्ट है, इसीलिए फ़ोन किया। अगर कोई हेल्प मिल जाए तो मुझे बहुत घबराहट हो रही है। डैड की हालत ठीक नहीं है। जूही की आवाज़ में घबराहट थी। मगर अचानक हुआ कैसे? तुमने तो अभी कुछ दिन पहले ही बताया था डैड पहले से अच्छे, फिर अचानक सीवियर अटैक कैसे आया? तुम्हें याद होगा आदित्य, मैंने तुम्हें बताया था, डॉक्टर ने कहा था, मेरा मतलब कार्डियोलॉजिस्ट ने कहा था डैड को कोई सदमा नहीं लगना चाहिए। अगर सदमा लगा तो कुछ भी हो सकता है। हाँ हाँ याद है, मगर सदमा लगा कैसे? किसी ने कुछ बुरा कह दिया था क्या उनको? वो सब बातें बाद में बताऊंगी, फिलहाल तो अच्छे कार्डियोलॉजिस्ट को कांटेक्ट करो। डैड का ट्रीटमेंट के लिए बोलो। तुम आ सकते हो तो आ जाओ, मगर हॉस्पिटल में आकर मुझे पहले कॉल कर लेना, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी। तुम सीधा मेरे पास मत आना क्योंकि मेरे साथ मॉम भी है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगा। ऐसे आऊंगा कि तुम्हें लगेगा कि मैं सालों के बाद तुमसे पहली बार मिल रहा हूँ। तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं अभी घर के लिए निकलने वाला था परंतु सीधा हॉस्पिटल आ रहा हूँ। डॉक्टर हेमंत सिंह को भी फोन करता हूँ। अच्छा मैं अब रखता हूँ, मुझे जल्दी से निकलना है। तुम मॉम को समझाओ, खुद भी हिम्मत रखो, सब अच्छा ही होगा। रखता हूँ। फोन बंद करके जितनी जल्दी हो सके आदित्य हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ा। गाड़ी चलाते चलाते उसके मन में केवल एक ही बात बार बार आ रही थी, ऐसी क्या घटना घटी मिस्टर ओबरॉय के साथ जो सदमा पहुंचा? बाहर किसी ने कुछ कह दिया क्या? कह भी सकते हैं, दुनिया का क्या भरोसा। लेखा को लेकर कोई बात तो नहीं हो गई? जूही के अतीत को लेकर किसी ने कुछ कह तो नहीं दिया जिससे मिस्टर ओबरॉय बर्दाश्त नहीं कर पाए? चलो इस बारे में बाद में सोचते हैं, फिलहाल तो मुझे एक अच्छा कार्डियोलॉजिस्ट बुलाना है। सोचते सोचते अचानक आदित्य के सामने एम्स हॉस्पिटल आ गया। उसने कार में ब्रेक मारी और कार रुक गई। तो दोस्तों आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।